Hello, Namaskar. Good evening to all of you. I have come again to resume the last chapter, that is agriculture. And in that lecture we have studied about the different geographical condition of the major food crops. Along with that, we have also studied about the major crops, that is apart from food grains, that we have studied about, especially tea plantations, and sugarcane plantations and coffee plantation. Okay, now in this particular lecture we are going to deal with some fiber crops. All right, फाइबर क्रॉप्स जो आप जानते हैं, फाइबर क्रॉप्स स्पेशली आपको फाइबर क्रॉप्स में आपको दो तीन क्रॉप्स नज़र आएगी. एक तो आपको सिल्क प्रोडक्शंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कॉटन प्रोडक्शन, दैट इज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में. और उसके अलावा जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे. ओके, before we delve into these crops, let me tell you the basic things in which India is one of the biggest producers of horticulture. What is the meaning of horticulture? The production of fruits, vegetables along with flowers. जब फ्लावर्स का प्रोडक्शन और वेजिटेबल का प्रोडक्शन या फ्रूट्स का प्रोडक्शन हो तो उसे हम हॉर्टिकल्चर्स कहते हैं. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम पढ़ेंगे तो हॉर्टिकल्चर्स में आप देखेंगे कि इंडिया के कुछ ऐसे बेसिक रीजन्स हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कुछ स्पेशल फ्रूट्स जाने जाते हैं जो वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं. ओके, वेजिटेबल प्रोडक्शंस के भी बारे में देखेंगे. जैसे इफ वी टॉक अबाउट द बनाना कल्टीवेशन, जब बनाना कल्टीवेशन की आप बात करेंगे तो कुछ रीजन फेमस है. जैसे एमएच में आपको भूसावल आपको जाना जाता है बनाना कल्टीवेशंस के लिए. तमिलनाडु में आप जाएंगे तो आपको ये बनाना कल्टीवेशन के लिए देखा जाएगा. और केरला इज ऑल्सो बेसिकली नोन फॉर द बनाना कल्टीवेशन ऑल्सो. And if we talk about the quality of mangoes we sell in India, the special type of mangoes we found in UP, that is Lucknow, okay, especially and the mangoes of AP, Andhra Pradesh, along with mangoes of MP also, okay, and MH, MP and MH. Now when we talk about the apricot, okay, apricot, walnut, तो इनके बारे में जब हम बात करेंगे एप्रिकॉट वॉलनट, तो दीज आर स्पेशली प्रोड्यूस्ड इन जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश. एप्पल्स ऑल्सो, एप्रिकॉट वॉलनट एंड एप्पल्स. ऑल राइट, तो ये आपको जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में देखते हैं. पाइनएप्पल इंडिया का बेसिकली फेमस है, आप जानते हैं पाइनएप्पल इज बेसिकली मेघालय में पाइनएप्पल आपका इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है. ओके, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द गुआवा जो अमरूद है वो आपको इलाहाबाद की, जैसे प्रयागराज की फेमस है, और उसमें आपकी यूपी में आ जाएगा. तो इसमें आप देखेंगे ऑल इन ऑल हॉर्टिकल्चर्स में इंडिया का प्रोडक्शन, या वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो इंडिया में 13% हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन वर्ल्ड लेवल पे होता है. इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि लगभग हर एक प्रकार की फ्रूट की वैरायटीज़ एक्सेप्ट ड्रैगन फ्रूट इंडिया में देखने को मिलता है. और दूसरा, जब आप वेजिटेबल्स की बात करेंगे तो इंडिया वेजिटेबल्स में ओनियन प्रोडक्शन में भी ठीक ठाक है, और पोटैटो, ओनियन, पोटैटो एंड टोमेटोज, खासकर ब्रिंजल जैसी वेराइटीज सिर्फ इंडिया में ही आपको स्पेशली देखने को मिलती है. ओके, पोटैटो के प्रोडक्शन में जब आप बात करेंगे तो वेजिटेबल में इंडिया सेकंड पे आता है आफ्टर चाइना. तो दैट इज व्हाट द हॉर्टिकल्चर पोर्शन इज. ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी हैव टू शिफ्ट इनटू द अनदर, दैट इज योर सिल्क प्रोडक्शंस की. जब आप बात करते हैं तो एक सिल्क वॉर्म को आप एक मलबरी प्लांट होता है जिसमें आप सिल्क वॉर्म को रियरिंग करते हैं, और रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज ऑल्सो नोन एज सेरीकल्चर. क्या कहते हैं उसे आप? सेरीकल्चर आप उसे कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा. इंडिया में स्पेशली सेरीकल्चर्स आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है. ओके, along with गुजरात में देखने को मिलता है, एंड सम पार्ट ऑफ मालवा स्पेशली कहाँ पे है आपका? एमपी में आपको देखने को मिलता है. तो ये सेरीकल्चर का प्रोडक्शन आपको देखा सिल्क प्रोडक्शंस के लिए. ओके, दूसरा जब मैं बात करूंगा कॉटन प्रोडक्शंस के लिए, तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि कॉटन इज बेसिकली अ खरीफ क्रॉप. तो खरीफ क्रॉप है तो इसको पर्याप्त आपको 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए. ओके,
इसके कॉटन प्रोडक्शंस की बात करेंगे तो लगभग 6 to 8 मंथ इसका साइकिल रहता है। ओके, कॉटन स्पेशली प्रोडक्शन होता है ब्लैक सॉइल में, और ब्लैक सॉइल के रीजंस की अगर मैं बात करूं तो दी स्पेशली ब्लैक सॉइल इन इंडिया स्पेशली फाउंड इन गुजरात एंड एमएच, ओके, एंड सम पार्ट ऑफ मालवा ऑल्सो। कॉटन प्रोडक्शन की बात करेंगे तो इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन प्रोडक्शन, ओके, वी कैन से सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, ओके, आफ्टर चाइना एंड यूएसए ऑल्सो। जब गारमेंट इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इंडिया का गारमेंट इंडस्ट्री में अगर इंटायर प्रोडक्शंस की बात करेंगे तो 4% है, और आफ्टर द एग्रीकल्चर सेक्टर कॉटन इंडस्ट्री इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडस्ट्री विच हैव बीन प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ओके। दूसरा, कॉटन यार्न की बात करेंगे तो इंडिया के जो बेस्ट कॉटन यार्न हैं उनको आप कहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, जो मेजर आपकी डेवलप्ड कंट्री है, चाहे वो यूएसए हो, रशिया हो, जापान हो, फ्रांस हो, तो आप जो स्पेशली कॉटन यार्न है वो आप प्रोडक्शन। इंडिया कॉटन यार्न में पीछे कैसे जा रही है, क्योंकि आज भी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ओल्ड और इनएफिशिएंट मैथड है, पुराने मैथड से अभी भी चीज़ें हो रही हैं। ऑल्दो इतना आप देख पा रहे हैं कि इतना ग्लोबलाइजेशन हो गया है, लेकिन मेथड का प्रोडक्शन अभी भी पुराना है। दूसरा, आप बात करेंगे कॉटन के प्रोडक्शंस में क्यों पीछे आ रही है, क्योंकि ओल्ड और एफिशिएंट प्रोडक्शंस के अलावा आज भी हम स्पिनिंग मेथड पे इन्वॉल्व हैं। स्पिनिंग गिनिंग मेथड के लिए हम जो है वो आज भी चरखा हम चलाते हैं, हैंडलूम इंडस्ट्री में आज इंडिया इन्वॉल्व है। तो ये कह सकते हैं कि मॉडर्न मशीनरीज की थोड़ा सा इक्विपमेंट की हमारे यहाँ अभी भी कमी है, तो दैट इज वाई वी आर लैकिंग बिहाइंड, ओके। एंड नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द जूट इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो जूट इंडस्ट्री इंडिया में जो स्पेशली, मैं जूट इंडस्ट्री की बात करूंगा स्पेशली इंडिया में जो है वो आपके ये हल्दिया रीजन है ना, आपने पढ़ा होगा वेस्ट बंगाल में एक हल्दिया रीजन है, तो हल्दिया रीजन में ही आपको जूट इंडस्ट्री देखने को मिलता है, ओके। दूसरा, अच्छा रीजन है यहाँ पे हल्दिया रीजन में इसलिए क्योंकि वाटर इनफ क्वांटिटी में मिल जाता है, और इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया जूट का है, एंड सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद ये सेकंड में आता है, ओके। रिसरा, यहाँ पर एक प्रांत है जो रिसरा है, रिसरा में सबसे पहले जूट इंडस्ट्री स्टैब्लिश की गई थी इन 1956, ये भी आपको सॉरी इन 1956 नो आई थिंक 1856 ओके ना। जूट एक ऐसी, जूट को ही आपको याद होना चाहिए कि जूट को ही आपको गोल्डन फाइबर कहा जाता है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके और बहुत अलग अलग एप्लीकेशंस हैं इसके। एक तो आप मैट्स बनवाते हैं इसके, ठीक है, फिर दूसरे आप बैग भी बनवाते हैं, ठीक है, बैग के अलावा सैक्स बनवाते हैं, जो बोरे होते हैं जिसमें आप रखते हैं मोटे मोटे सामान, तो वो भी आप जूट पे प्रोडक्शंस के लिए है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एंड द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट प्रोडक्शन आफ्टर बांग्लादेश, तो ये ध्यान रखना है आपको, ओके। तो अगर मैं इसको सम अप करूं तो हमने फूड क्रॉप्स पढ़ा है, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन भी हम लोगों ने पढ़ा है, फाइबर क्रॉप्स की भी हमने डील किया है, ठीक है। तो स्पेशली हम लोगों ने मेजर क्रॉप्स को डील किया है। अब देखना ये है, जो लास्ट टॉपिक है हमारे इसमें ये है कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की अगर हम बात करें आफ्टर वी बिकेम इंडिपेंडेंट, तो कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए गए हैं। तो पहले मैं बता दूं एग्रीकल्चर में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करना इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाई इट इज मैंडेटरी कंपल्सरी टू मेक सच रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर सेक्टर। क्यों, दो रीजन है। एक तो पहले रीजन यह है कि बार बार एक ही लैंड पे, स्मॉल ट्रैक्ट ऑफ लैंड में अगर आप बार बार खेती करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, और इंडियन पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो स्पेशली फार्मर अभी भी सब्सिस्टेंस जब फार्मिंग करते हैं तो फार्मर अभी भी सॉइल की फर्टिलिटी पे ही बेसिकली निर्भर है, इतना मैन्योर फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड नहीं करवा दिया जाता है, या ऐसे भी खेती नहीं करते हैं क्रॉप रोटेशन वाली, लेजुमिनस प्लांट वाली, जिसमें आप फर्टिलिटी देखने को मिलती है। तो कुछ बेसिक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करवाने पड़ेंगे जो इंडिपेंडेंस के बाद हमें दिखते हैं। तो सबसे पहला जो आफ्टर इंडिपेंडेंस देखने को मिला दैट इज लैंड रिफॉर्म। अच्छा, लैंड रिफॉर्म में क्या किया गया, कलेक्टिवाइजेशन किया गया,
ठीक है, कलेक्टिवाइजेशंस किया गया, और कलेक्टिवाइजेशंस के साथ साथ कंसोलिडेशन ऑफ लैंड्स किया गया। बताया गया कि ये जो लैंड्स हैं यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकते हैं, और लोगों को इसके अलावा डिवाइड भी किया गया लैंड, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। इसके अलावा पहले एक जो प्रथा थी आपकी, वो एक जो प्रथा थी आप जमींदारी सिस्टम, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, ये खत्म किया गया। तो लोग इसमें जो आप बॉन्डेड लेबर थे, ये चीज़ें खत्म की गई, तो ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए गए। लेकिन कुछ ऐसे क्रांतिकारी कदम कौन से थे रेवोल्यूशनाइज, जिन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को थोड़ा सा बूम किया? क्यों? क्योंकि स्टिल इन इंडिया देयर आर 63% पीपल हु आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर आप इसको कहें तो 2/3 पॉपुलेशन इंडिया की अभी भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द पीपल आर करेंटली एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो कौन कौन से ऐसे मेजर रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए गए हैं जो एग्रीकल्चर को बूस्ट करते हैं? सबसे पहले तो ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया है, ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन आपको मालूम होना चाहिए कि फॉर द बिगर एंड द ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ द मेजर फूड क्रॉप दैट इज राइस एंड व्हीट, ये इंट्रोड्यूस किया गया आपका 1979 में। और इसको स्टार्ट करने का श्रेय जाता है वर्गीस कुरियन को, और दूसरा MS स्वामीनाथन को, ये ध्यान रखिएगा आप। दूसरा, ग्रीन रेवोल्यूशंस के अलावा आपको वाइट रेवोल्यूशंस भी चलाए गए। वाइट रेवोल्यूशन जिसको ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, मिल्क प्रोडक्शंस के लिए जो चलाया गया, ये आपके लिए ध्यान रखिएगा। फिर आपका KCC स्कीम्स चलाई गई, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम्स चलाई गई। एक स्कीम और चलाई गई PAIS, पर्सनल एक्रेडिटेड इंश्योरेंस स्कीम। तो इसमें अगर कुछ पर्सनल एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके रिगार्डिंग भी इंश्योरेंस स्कीम चलाई गई। फूड क्रॉप्स के लिए कुछ ऐसे इंश्योरेंस प्रोविजंस रखे गए, स्पेशली ड्रॉट के समय में, फ्लड के समय में, तो कुछ मेजर प्रोविजंस रखे गए। और आज मैं बात करूं, किसान सम्मान निधि भी दिया जाता है, तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आज किया जाता है। तो इंडिया में एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया गया है। बहुत सारी ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो एक ही साथ चल रही हैं। इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर बोथ गोज हैंड इन हैंड, दे आर नॉट एक्सक्लूसिव। बट अब आप देख पा रहे हैं, एज द ग्लोबलाइजेशन केम आफ्टर इन 1991, नाउ द टर्सरी सेक्टर्स हैज बीन राइजिंग अप। टर्सरी सेक्टर बहुत ज़्यादा तेज गति से बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भी अगर आप बात करेंगे तो किसी भी कंट्री की अगर बैकबोन है तो दैट इज़ योर एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इंडिया में कुछ मेजर रिफॉर्म करने चाहिए समय के साथ। आज जो एक फार्मिंग इंट्रोड्यूस हुआ है वो है एक जेनेटिक फार्मिंग। अच्छा, जेनेटिक फार्मिंग ये कहीं कहीं बहुत सारी जगह इंट्रोड्यूस हो रही है, जिसमें आप कहेंगे एक सिक्किम एक ऐसा इंडिया में एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग भी देखते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन सी खेती होती है? जिसमें आप एक्स्ट्रा कोई भी फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं करते, और नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल्स में आप खेती करते हैं। तो सिक्किम एक ऐसा इंडिया का स्टेट है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है। ओके, जहाँ पर इंटेंसिव फार्मिंग करते हैं, जैसे यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा है, प्रोडक्शन और ज़्यादा करना है, तो उसमें आप मॉडर्न इनपुट्स यूज़ करते हैं, HYB सीड्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर आपको ज़रूरत है कि आप लेज्यूमिनस प्लांट्स लगाएं। लेज्यूमिनस प्लांट्स मतलब अरहर जैसे पौधों को आप इस्तेमाल करें, जिससे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो और सॉइल फर्टिलिटी रिगेन हो जाए। तो दीज आर द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड सो फॉर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। आई होप you will find this chapter so fruitful, and if you have any problem regard, just make some comment. Okay, till then, goodbye, stay safe and stay healthy. Bye bye.